नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर में दम है। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। मध्य प्रदेश में भी सत्ता पाने में आदिवासी वोट बैंक निर्णायक भूमिका में रहते हैं। एमपी में साल के अंत तक विधानसभा चुनाव होने हैं, इसलिए इस वोट बैंक को साधने की कोशिश जारी है। इसे साधने के लिए प्रदेश की दोनों ही बड़ी पार्टियां जुट गई हैं, क्योंकि इतिहास गवाह है कि आदिवासी वोट बैंक जिस दल के साथ जुड़ा, उसी दल ने मध्य प्रदेश में सत्ता पाई। 2018 के चुनाव में आदिवासी इलाकों में बीजेपी को मिली हार के बाद अब मंथन और चिंतन का दौर जारी है कि 2023 में आदिवासी इलाकों में बीजेपी को जीत कैसे मिलेगी। इसको लेकर तमाम रणनीतियां तैयार की जा रही है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत हो रही है कि एक बड़ा चेहरा अभी तक बीजेपी के पास ऐसा नहीं है जो पूरे प्रदेश के आदिवासियों को नेतृत्व कर सके। आखिर आदिवासी वोटों को साधने के लिए बीजेपी का क्या है प्लान, देखिए इस खबर में। एमपी में साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर प्रदेश की दोनों ही प्रमुख सियासी पार्टियों की निगाह आदिवासी वोटर्स पर है। इनको लुभाने के लिए वो अभी से ही अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुट गए हैं। बीजेपी और कांग्रेस इस बात से बखूबी वाकिफ है कि इस विधानसभा चुनाव में आदिवासी वोट जिस पाले में जाएगा उसकी जीत निश्चित है। 2018 की हार के बाद ही बीजेपी ने आदिवासी बाहुल इलाकों में पैठ बनाने को लेकर प्रयास शुरू कर दिए थे। यही कारण है कि जब मध्य प्रदेश में बीजेपी की सत्ता में वापसी हुई तो आदिवासियों के बड़े चेहरे विजय शाह, मीना सिंह और विसाहू लाल सिंह को मंत्रिमंडल में जगह दी गई। इन सब चेहरों के दम पर बीजेपी 2023 के रण में आदिवासी वोट बैंक अपने पक्ष में लाने का प्रयास कर रही है। लेकिन बीजेपी के लिए परेशानी की बात यह भी है कि भले ही बीजेपी में इन आदिवासी नेताओं को आगे बढ़ाया हो, लेकिन ये सभी अपने अपने क्षेत्र तक सिमट कर रह गए हैं। हालांकि बीजेपी इसको लेकर कह रही है कि बीजेपी नेता आधारित पार्टी नहीं है, बल्कि कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी में जनजातीय नेतृत्व की दृष्टि से एक लंबी पांत है। कांग्रेस के पास में तो गिनाने के लिए नाम भी नहीं है, या तो पुराने थके चुके नेता उनके हैं जो अब जमीन पर आधार रखते नहीं हैं। और भारतीय जनता पार्टी नेता आधारित पार्टी नहीं है, कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। इसलिए स्थानीय नेतृत्व, विधायक, सांसद, तमाम प्रकार के संगठन के पदाधिकारी, मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष, यही हमारा नेतृत्व है और जमा हुआ नेतृत्व है। और हम सारी जनजातीय सीटें जीत चुके हैं। कोई भी सीट ऐसी नहीं है जहां हम जीते ना हो। हाँ, 2018 में हमारी कुछ संख्या कम रह गई थी, लेकिन उसकी कमी हम पूरी कर लेंगे 2023 के चुनाव में। नेतृत्व भी है, कार्यकर्ता भी है, नीति भी है, रीति भी है, संगठन भी है, तंत्र भी है, व्यवस्था भी है। कांग्रेस के पास में क्या है? थके चुके नेता। वहीं कांग्रेस बीजेपी पर सवाल खड़े कर रही है और कह रही है कि बीजेपी भले ही आदिवासियों को साधने की कोशिश कर रही हो, लेकिन आदिवासी वर्ग के साथ जो हुआ उसे भूल नहीं सकते। साथ ही उसका कहना है कि उनके साथ आदिवासी नेताओं की लंबी फौज है। संविधान के माध्यम से आदिवासियों के लिए विशेष प्रावधान, जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान किसने किए? कांग्रेस ने किए। और कांग्रेस के पास न केवल आदिवासियों के वर्ग से समृद्ध और सक्षम नेतृत्व है, चाहे कांतिलाल भूरिया जी हों, विक्रांत भूरिया जी हों, चाहे ओंकार सिंह मरकाम हों, चाहे भूपेंद्र मरावी हो, चाहे मशकोले साहब हों। बहुत सारे ऐसे हमारे पास चेहरे हैं जो आदिवासी वर्ग से आते हैं, आदिवासी समाज से आते हैं और लगातार जो है कांग्रेस की जनहितैषी नीतियों के साथ खड़े हुए हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी के शासन को अगर आज देख लें, क्यों आज ज़रूरत पड़ रही है नए नेता ढूंढने की? कमलनाथ जी आदिवासी बहुल छिंदवाड़ा जिले से लगातार आदिवासियों के कल्याण के कारण, उनकी जनहितैषी योजनाओं के कारण आज देश और विश्व में राजनीति में नाम कमा रहे हैं। तो ये कांग्रेस की नीति है जो सर्वस्पर्शी है। और वहीं भारतीय जनता पार्टी का जो कुशासन है वो नेमावर में आदिवासी माताओं बहनों को 10 फीट गहरे गड्ढे में गाड़ने के कारण जाना जाता है। सिवनी में मॉब लिंचिंग आदिवासी भाइयों की आरएसएस और बजरंग दल से संबद्ध आरोपियों से जुड़े हुए होने के कारण नाम आता है। और मध्य प्रदेश में एनसीआरबी के डाटा के अनुसार आदिवासियों पर सर्वाधिक अत्याचार होते हैं। तो ऐसे भारतीय जनता पार्टी के शासन में आदिवासी आज खुश हैं क्या? कांग्रेस को उम्मीद है कि 2018 की तर्ज पर ही आदिवासी उनके साथ खड़े नजर आएंगे। तो वहीं बीजेपी को उम्मीद है कि आदिवासी नेताओं के मंत्रिमंडल में शामिल होने का उन्हें फायदा मिलेगा। लेकिन इन सब के बीच देखने वाली बात यह होगी कि साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव में आदिवासियों के साथ किसको मिलता है।
शैलेंद्र भदौरिया, न्यूज 18 भोपाल। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव जैसे ऐसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे सत्ता पक्ष और विपक्ष में तल्खी बढ़ती जा रही है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। पूर्व सीएम कमलनाथ के तोप वाले बयान पर सिंधिया ने भी तोप वाले अंदाज में जवाब दिया। हमें किसी सिंधिया की जरूरत नहीं है। अगर सिंधिया थे तो ग्वालियर का महापौर क्यों हारे, मुरैना का महापौर क्यों हारे, इतने बड़े तोप थे, क्यों हारे, ये बताइए मुझे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के तोप वाले बयान के बाद प्रदेश में कड़ाके की ठंड के बीच सियासी गर्मी बढ़ गई। कमलनाथ और सिंधिया के बीच वार पलटवार जारी है। सिंधिया जब से बीजेपी में गए हैं तब से सिंधिया और कमलनाथ में बयानबाजी तो खूब हुई, लेकिन पहली बार दोनों नेताओं ने एक दूसरे पर सीधा निशाना साधा। कमलनाथ ने एक सवाल पर सिंधिया पर सीधा निशाना साधा और कहा कि हमें किसी सिंधिया की जरूरत नहीं है। अगर वो इतनी बड़ी तोप थे तो ग्वालियर और मुरैना में महापौर का चुनाव क्यों हारे। कमलनाथ के इस बयान पर सिंधिया ने भी तोप वाले अंदाज में ही जवाब दिया। सिंधिया ने लिखा, तबादला उद्योग वादा खिलाफी भ्रष्टाचार माफिया राज। कमलनाथ जी अच्छा है, मैं आपकी इस तोप की परिभाषा में फिट नहीं हुआ। बीजेपी के विधायक रामेश्वर शर्मा ने भी कमलनाथ पर निशाना साधा और कहा, कमलनाथ कौन सी तोप है, उन्होंने कौन सी तोप चलाई है। यदि वो तोप है तो पार्टी को आगे ले जाने के लिए कुछ प्लान करते। सिंधिया जी तोप थे तभी कमलनाथ की सरकार औंधे मुंह गिरी। कमलनाथ जी कौन सी तोप है और कमलनाथ जी ने कौन सी तोप चला दी। इसलिए तोप अगर हो तो तोप बोलो। सिंधिया तोप नहीं होते तो तुम औंधे के मुंह कैसे गिरते। सिंधिया तोप है तभी तो तुम गिरे, और अब तुम ताकतवर होते तो अपने प्लान करते। तुमने झूठ बोलने की तोप जरूर चलाई जो मध्य प्रदेश के किसानों को छला, तुमने मध्य प्रदेश के बेरोजगारों को छला, तुमने मध्य प्रदेश के माता बहनों को छला, तुमने बेटियों को वादा करके उनको 51,000 रुपए की कन्यादान की राशि नहीं दी। अरे कमलनाथ जी, पूरी कांग्रेस क्या अपनी जिंदगी में छलने के अतिरिक्त कोई दूसरा काम नहीं करेगी। छल और कपट ये कांग्रेस की मौलिक जिंदगी बन गई है, और इसलिए हिंदुस्तान की जनता ने तय किया है कि कांग्रेस छोड़ो और भारत को ऐसे सुशासन की ओर ले जाओ जो भारत के शहीदों का सपना। मार्च 2020 में सिंधिया के ही कांग्रेस छोड़ बीजेपी में जाने के बाद कमलनाथ सरकार गिर गई। साल 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत हासिल करते ही एमपी की सत्ता से 15 सालों का सूखा खत्म किया था, लेकिन महज 15 महीने में ही इस राजनीतिक घटनाक्रम के दौरान कांग्रेस की सरकार चली गई, जिसके बाद से कमलनाथ और सिंधिया एक दूसरे पर निशाना साधने को कोई मौका नहीं छोड़ते। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और अब आइए बात उस रिपोर्ट की करते हैं जिससे मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार पर किए जाने वाले दावों की हवा निकल गई है, वहीं दूसरी तरफ छिड़ गई है सियासत। देखिए। एक तरफ मध्य प्रदेश में सरकार भ्रष्टाचारियों के प्रति तेवर तल्ख किए हुए है। राज्य में अपराध पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाए जाने के दावे किए जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ अपराध और भ्रष्टाचार के रोज मामले सामने आ रहे हैं। इन दावों की कलई खोल रहे हैं, और जब लोकायुक्त की सालाना रिपोर्ट आई तो इन दावों की हवा निकल गई। आम अपराध तो छोड़ दीजिए, सरकारी दफ्तरों में टेबल के नीचे से खूब लेन देन हुए हैं। राजस्व और पुलिस विभाग इसमें अव्वल है। लोकायुक्त की रिपोर्ट कहती है, एक साल में भ्रष्टाचार के मामले 26% बढ़े हैं। 279 सरकारी कर्मचारियों को ट्रैप किया गया। 25 सरकारी विभाग के कर्मचारियों पर छापेमारी। 2021 के मुकाबले 2022 में 12% ज्यादा केस दर्ज। पिछले 3 साल में राजस्व विभाग के 27% कर्मचारी पकड़े गए। पिछले 3 साल में 9% पुलिसकर्मी रिश्वतखोरी में पकड़े गए। ये तो बात हुई आंकड़ों की। अब बात इन आंकड़ों पर छिड़ी सियासत की। सरकार पर हमला बोलने की ताक में बैठे कांग्रेस को नया मुद्दा मिला, सो कह दिया यही तो जीरो टॉलरेंस वाली सरकार है, जिनके दावे कुछ और हैं और हकीकत कुछ और। यह तो मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को स्पष्ट करना चाहिए कि जब वो जीरो टॉलरेंस की भ्रष्टाचार की बात करते हैं तो उन्हीं के प्रदेश में किनके संरक्षण में 26% भ्रष्टाचार बढ़ा है, और लोकायुक्त संगठन ने जितने भी मामले ट्रैप किए हैं उन मामलों में रेवेन्यू विभाग ही क्यों अव्वल है।
यह तो वे मामले हैं 26% के जो ट्रैप हो चुके हैं, जो ट्रैप नहीं हो पा रहे हैं, और ये छोटे मछलियों के मामले हैं। लोकायुक्त के इस आंकड़े को कांग्रेस ने अपने पक्ष में भुनाया तो बीजेपी ने अपने पक्ष में। बीजेपी का कहना है कि आंकड़े तो तब आए जब सख्ती हुई, जांच हुई और कार्रवाई हुई, वरना कमलनाथ की 1.5 साल की सरकार को तो सबने देखा। देखिए 15 महीने की कांग्रेस की सरकार सबने देखी और किस प्रकार से इनकम टैक्स के छापे देखे, किस प्रकार से करोड़ों रुपए किस किस के घर से बरामद हुए, किस प्रकार से करोड़ों रुपए का हवाला हुआ दिल्ली के कांग्रेस कार्यालय तक, सबने देखा। उसकी जांच भी चल रही है। और 15 महीने में क्या स्थिति थी भ्रष्टाचार की? वल्लभ भवन भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ था, ला ले ऑर्डर ले जा ट्रांसफर उद्योग चल रहा था। अब आज ये बात कर रहे हैं शिवराज सरकार में आंकड़े बढ़ गए। और आंकड़े क्यों बढ़ गए? आंकड़े इसलिए बढ़ गए कि शिवराज सरकार भ्रष्टाचार को लेकर सजग है, 0 टॉलरेंस पर काम करती है। मुख्यमंत्री ने खुली छूट दे रखी कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, एक भी भ्रष्टाचारी सामने आए तो उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। आंकड़े झूठ नहीं बोलते, सो ये आईना तो है जो दिखा रहा है कि बीते 1 साल में भ्रष्टाचार के मामले खूब बढ़े। अगर 0 टॉलरेंस के तहत रिश्वतखोर पकड़ाए तो शानदार। ये तो वो हैं जो हुए बेनकाब, मगर सवाल ये कि सरकारी दफ्तरों में न जाने और कितने बाबू बैठे हैं जो खेल रहे हैं टेबल के नीचे से खेल। रिपोर्ट कामयाबी ही सही, लेकिन इसी तरह आगे भी काम करने की जरूरत है। न्यूज़ 18 के लिए भोपाल से मनोज राठौर की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में सरकारी स्कूलों को हाईटेक करने और स्मार्ट बनाने करोड़ों का बजट जारी होता है। इसके बावजूद ज्यादातर स्कूलों में बिजली, टॉयलेट के साथ बेसिक सुविधाओं और भवन की कमी है। ग्रामीण इलाकों में सरकारी स्कूल जर्जर हालत में हैं। स्कूल शिक्षा विभाग ने विकास कार्यों और स्कूलों की मरम्मत के लिए स्वीकृति की है। 150 करोड़ रुपए की राशि खर्च ही नहीं की है। स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों की लापरवाही और सुस्ती के चलते राशि अब लैप्स होने की कगार पर है। अब स्कूल शिक्षा विभाग ने 150 करोड़ की राशि को 31 मार्च तक खर्च करने का टारगेट दिया है। एमपी के सरकारी स्कूलों में साउथ कोरिया और दिल्ली जैसा एजुकेशन मॉडल लागू करने का दावा किया जा रहा है, लेकिन हकीकत तो इसके उलट है। हकीकत में सरकारी स्कूलों में टॉयलेट, लाइब्रेरी और लैब जैसी बेसिक फैसिलिटी नहीं है। वहीं ग्रामीण इलाकों का तो और भी बुरा हाल है। ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी बच्चे बिजली विहीन स्कूलों में पढ़ाई करने के लिए मजबूर हैं। प्रदेश के 36,000 से ज्यादा स्कूलों में बिजली नहीं है। दूसरी तरफ शिक्षक और बच्चों को टेक्नोलॉजी फ्रेंडली बनाने के लिए ई लर्निंग पर फोकस किया जा रहा है। स्मार्ट क्लासरूम और कंप्यूटर शिक्षा को अनिवार्य किया जा रहा है। देखिए, जिस प्रकार से बच्चों को सुविधा मिलना चाहिए और बच्चों की पढ़ाई करना चाहिए, उस प्रकार के संसाधन हम शिक्षकों को देने जा रहे हैं, ताकि शिक्षक दूसरे पर निर्भर नहीं रहे, अपनी टैबलेट खरीदे और उसका उपयोग बच्चों की पढ़ाई में करें। ये सबको हमने निर्देश जारी कर दिए, राशि जारी कर दी गई है। बहुत जल्दी ये सब लोग अपने अपने टैबलेट खरीदेंगे। हम खरीद कर नहीं दे रहे, हम पैसा दे रहे हैं, वो अपने अपने खरीद लेंगे। वहीं सरकार के दावे के विपरीत प्रदेश के स्कूलों में बदहाली की तस्वीरें कुछ और ही कहानी बता रही हैं। प्रदेश भर के स्कूलों में सुविधाओं की भारी कमी है। प्रदेश के 32,000 से ज्यादा सरकारी स्कूलों में खेल का मैदान ही नहीं है। 1500 से ज्यादा स्कूलों में पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, जबकि 1,500 स्कूलों में क्लासरूम नहीं है। तो 41,000 से ज्यादा स्कूलों में भवन जर्जर हालत में है और 3,100 से ज्यादा स्कूलों में टॉयलेट नहीं है, जबकि 7,600 से ज्यादा स्कूलों में लाइब्रेरी नहीं है। और इसी तरह प्रदेश के 36,000 से ज्यादा स्कूलों में बिजली नहीं है, जबकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देना है। स्मार्ट क्लासरूम और कंप्यूटर शिक्षा को अनिवार्य किया गया है। लेकिन सवाल यह कि स्कूलों में बिजली की व्यवस्था नहीं होगी तो स्मार्ट क्लासरूम की कल्पना कैसे करिएगा जनाब? एमपी में शिक्षा विभाग की लापरवाही का आलम यह है कि स्कूल शिक्षा विभाग ने विकास कार्यों और स्कूल की मरम्मत के लिए स्वीकृत की गई 150 करोड़ की राशि भी खर्च नहीं की। और ऐसे में अधिकारियों की लापरवाही और सुस्ती के चलते राशि अब लैप्स होने की कगार पर है। भोपाल से न्यूज़ 18 के लिए रंजना दुबे की रिपोर्ट।
पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की बढ़ती लोकप्रियता के साथ साथ विवाद भी बढ़ता जा रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी बागेश्वर धाम सरकार के लाखों फॉलोअर्स हैं। रामकथा कहने वाले, बागेश्वर धाम सरकार को मानने वाले भक्तों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। अपनी कथाओं के दौरान पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सनातन को बढ़ाने की बात करते हैं, धर्मांतरण रोकने का ऐलान करते हैं, लव जिहाद समेत तमाम मसलों पर बेबाकी से बात रखते हैं। उन्होंने ऐलान किया है कि धर्मांतरण रोकने और धर्मांतरित लोगों को वापस लाने के लिए वो हर जगह राम कथा सुनाएंगे। तो चलिए देखते हैं आखिर सनातन को बढ़ाने के उनके इस मकसद के पीछे सियासत कहां है। बागेश्वर धाम सरकार चर्चा में है, कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव। लोग कहते गुरुजी जहां जाते भड़काऊ बातें करते। अरे हम भड़काऊ बात नहीं करते, हम सनातनी हिंदू हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। लेकिन नाम की चर्चा बहुत है। सवाल यह है कि क्या उन पर उठाए जा रहे मौजूदा सवालों की वजह भक्तों को चमत्कृत करने वाली उनकी कथित शक्तियों को अंधविश्वास के चश्मे से देखना है, या फिर सनातन के प्रचार से उपजी ये घबराहट है। छत्तीसगढ़ वाले पागलों से भी कहेंगे यहां पर भी बहुत धर्म परिवर्तन हो रहा है, अब जगना पड़ेगा हम लोगों को। और तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं और बागेश्वर बालाजी का हाथ है। दरअसल पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण का मुद्दा उठाकर सियासी आग को हवा दी है। नारायणपुर में धर्मांतरण पर मचे भीषण बवाल के बीच बागेश्वर धाम के बाबा ने जब लोगों से इसके खिलाफ जागने का आह्वान किया तो सियासत और गर्मा गई। बस्तर के आदिवासी नेता और प्रदेश के आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने चुनौती दे डाली कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री राज्य में हो रहे धर्मांतरण को साबित करते हैं तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो उन्हें पंडिताई छोड़नी होगी। हम पूरा सत्य के साथ, कसम के साथ, अगर महाराज हो, पंडित हो, मेरे साथ आए बस्तर में, अगर कल परसों अगर कोई धर्मांतरण होता है तो मैं राजनीति छोड़ देगा, वो पंडित छोड़ दे। अरिनी को, ऐसी पंडित लोगों को नागपुर में इसको सुनौती दिया गया है, अभी कोर्ट में जाने वाला है, उस समय पता चलेगा ये पंडिताई क्या है। नागपुर में अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति संस्थापक ने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को जब चमत्कारी शक्तियां साबित करने की चुनौती दी तो कहा गया कि वो डर कर भाग गए। लेकिन छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण पर मिली चुनौती के बीच बागेश्वर धाम सरकार का दरबार रायपुर में सज गया। हजारों भक्तों की भीड़ और फिर वही चमत्कार जिस पर कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं। रामकथा और जयकारों के बीच अपने खास अंदाज में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने सनातन की महिमा का गुणगान किया। इनके मिशन सक्सेसफुल नहीं हो रहे हमारे कारण, और हम हिंदुओं को घर वापसी करवा रहे हैं। और वो जो ये है झूठे मूठे ट्रिक दिखाकर, झूठे मूठे फू फू दिखा करके हमारे भोले वाले हिंदुओं का शोषण करते थे, धर्मांतरण करवा लेते थे। हमने जब रियल वाला दिखाया कि अपने हनुमान जी और मंत्र चिकित्सा में क्या ताकत है, हो तुरंत आग लग गई और सब सनातन में पुनः वापस आने लगे और सनातन धर्म की जय जयकार होने लगी। इसीलिए इन मिशनरियों ने हमारे खिलाफ मोर्चा खोल रखा है और ये हिंदू विरोधी, धर्म विरोधी लोग हैं। बागेश्वर धाम के बाबा का ऐलान है कि जहां जहां धर्मांतरण हो रहा है वहां राम कथा सुनाने जा रहे हैं, क्योंकि धर्मांतरण रोकने का उन्होंने संकल्प लिया है। उनका दावा है कि बहुत सारे लोगों को हिंदू धर्म में वापसी वो करवा रहे हैं। अपने ऊपर लगे सवालों पर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का कहना है कि भारत में चादर चढ़ाना और कैंडल जलाना तो आस्था है, लेकिन हनुमान जी के लिए भक्ति और अर्जी का नारियल बांधना अंधविश्वास कहा जा रहा है। ये भारत का दुर्भाग्य है। वो जब पानी से ठीक कर देते हैं कोई नहीं उठाता है, वह जब मौलवी हलाला का वो करते हैं तब कोई सवाल नहीं उठाता है, और वह मौलवी जब अपने परिवार में ही शादी 2-2, 3-3, 4-4 कर लेता है तब कोई उनके पीछे नहीं पड़ता है। मजारों के पीछे आज तक कोई नहीं गया, पादरियों की चर्च में आज तक कोई नहीं घुसा। लेकिन भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि पूरी देश की मीडिया, आप लोगों की गलती नहीं है, आप लोग तो भक्तों की मांग पर, दर्शकों की मांग पर करते हो, पर भारत के इतिहास में पहली बार कोई दरबार खुला चैलेंज देकर ललकार कर लगा था रायपुर में, और ऐसा झंडा गाड़ा कि सनातन धर्म की जय जयकार हो गई। ये हम नहीं कह रहे, लाखों लोग चिल्ला रहे।
पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का कहना है कि संतों को घेरने के लिए बड़ी बड़ी मिशनरियां लगी हैं। ये पोषित लोग हैं, संतों को टारगेट करना इनका काम है। देश में दो तरह के लोग हैं, एक जो बागेश्वर के साथ हैं और दूसरे जो खिलाफ हैं। वर्तमान में रामचरितमानस को नफरत फैलाने वाला बताया जा रहा है, जहर फैलाने वाला बताया जा रहा है और हिंदू चुपचाप बैठा है। बाहर भारत देश और भारत देश के लोग हिंदुओं को एक करना भड़काऊ बयान है, हनुमान जी से जोड़ना भड़काऊ बयान है, हनुमान जी की बात करना भड़काऊ बयान है, भोले वाले हिंदू जो धर्मांतरण में चले जाते हैं उनको घर वापस लाना भड़काऊ बयान है। अच्छा, वाह, मतलब कोई सनातनी हिंदू संत के खिलाफ बोल रहा वो अच्छा है, इतने संतों को मारा गया वो अच्छा है, पालघर में संतों को मारा गया वो अच्छा है? रामचरितमानस को जहर फैलाने का ग्रंथ बताया गया वो अच्छा है। ये दोगलापन लाते कहां से हो? भारत में चादर चढ़ाना श्रद्धा है, लेकिन बागेश्वर धाम का नारियल का अर्जी बांधना अंधश्रद्धा है। भारत में कैंडल जलाना श्रद्धा है, लेकिन बागेश्वर बालाजी के नाम पर हनुमान चालीसा का उपाय बताना, बागेश्वर बालाजी का दिव्य दरबार लगाना अंधश्रद्धा है। दरअसल बहस अब सिर्फ आस्था और अंधविश्वास पर नहीं, बल्कि लव जिहाद, धर्मांतरण, सनातन और हिंदुत्व जैसे मुद्दों पर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बेबाक बयान विवाद की वजह बन गए हैं। लेकिन इस लड़ाई में बागेश्वर धाम सरकार अकेले नहीं। स्वामी रामदेव ने तो यहां तक कहा कि कुछ पाखंडी धीरेन्द्र शास्त्री पर टूट कर पड़े हैं और पूछ रहे हैं कि बालाजी की कृपा क्या है, हनुमान जी की कृपा क्या है। स्वामी रामदेव ने कहा कि सब जगह पाखंड मत ढूंढो, ये सच है जो दिख रहा है। जाहिर है कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें बागेश्वर धाम सरकार में अंधविश्वास फैलाता एक बाबा नजर आ रहा है, लेकिन ऐसे लोगों की भी कमी नहीं जो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री में सनातन को आगे बढ़ाता एक संत देख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। आइए अब देखते हैं 5 मिनट में 25 खबरें। पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले में ईडी का एक्शन जारी। तृणमूल कांग्रेस के युवा नेता कुंतल घोष गिरफ्तार। युवा नेता के खिलाफ 325 लोगों से नौकरी के नाम पर 19 करोड़ रुपए हड़पने के आरोप। वंदे भारत एक्सप्रेस पर एक बार फिर पथराव की खबर। पश्चिम बंगाल के दालकोला और बिहार के तेलता स्टेशन के बीच हुआ पथराव। जम्मू कश्मीर के कठुआ में बड़ा सड़क हादसा, मिनी बस खाई में गिरी, 5 लोगों की मौत, हादसे में 15 लोग हुए घायल। दिल्ली कनॉट प्लेस के एक होटल में लगी भीषण आग, दमकल की विभाग की 8 गाड़ियां मौके पर पहुंची, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। सीडी में कपड़े की दुकान में लगी भीषण आग, लाखों का माल जलकर खाक, मौके पर नहीं पहुंच पाई दमकल की टीम। ग्वालियर में एटीएम लूटने वाले अंतर्राज्यीय गैंग का खुलासा, गैंग का मास्टरमाइंड यशवीर गुर्जर गिरफ्तार। क्राइम ब्रांच की टीम ने मेवात को पकड़ा। डिंडौरी में धान खरीदी न होने से दर्जनों किसान परेशान, अफसरों और नेताओं के चक्कर काटने को मजबूर। नीमच में तेंदुए का शिकार, फांसी के फंदे से लटका मिला तेंदुआ। बीजेपी के विधायक रामेश्वर शर्मा ने कमलनाथ पर निशाना साधा, बोले कमलनाथ कौन सी तोप है। बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश महामंत्री और विधायक राम तांगड़ी ने बागेश्वर धाम सरकार का किया समर्थन। सीहोर में सीएम ने टीचर्स छात्रों को दिया मंत्र, बोले मामा बन सकते हैं सीएम तो आप क्यों नहीं। बिजली संविदा आउटसोर्स कर्मचारियों के समर्थन में कांग्रेस, पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ ने सीएम शिवराज को लिखा पत्र। ग्वालियर में बॉक्सिंग के जूनियर राष्ट्रीय खिलाड़ी से छेड़छाड़, 14 साल के नेशनल प्लेयर को बदमाशों ने बंदूक दिखाकर धमकाया। छतरपुर में नागपुर के श्याम मानव के अर्थ निकालकर धर्म प्रेमियों ने किया प्रदर्शन, बागेश्वर धाम के खिलाफ आरोप लगाने वाले श्याम मानव का विरोध। सुकमा में सुरक्षा बलों के जवानों को मिली बड़ी सफलता, 8 लाख की नामी महिला नक्सली ने किया सरेंडर। जशपुर में जंगल में मिला युवक का शव, युवक के चेहरे पर गहरी चोट के निशान। जगदीपुर में भीषण सड़क हादसा, बाइक कार की टक्कर में 3 घायल, घायलों को इलाज के लिए महारानी अस्पताल में किया गया भर्ती। बलरामपुर में चैन स्नैचिंग के मामले में 7 आरोपी गिरफ्तार, तातापानी महोत्सव के दौरान चैन स्नैचिंग की हुई थी घटना। कांकेर मंत्री कवासी लखमा का बयान, हम लोग पूजा पाठ अलग से करते हैं, हम राम मंदिर नहीं जाते, हम मंदिर के पुजारी नहीं। बिलासपुर में अतिक्रमण पर चला प्रशासन का बुलडोजर, ठेले वालों के खिलाफ नगर निगम की सख्त कार्रवाई, सड़क और मुख्य मार्ग को बाधित करने पर कार्रवाई।
रायगढ़ में मामूली विवाद में पति ने पत्नी पर किया कुल्हाड़ी से वार, इलाज के दौरान मौत, पत्नी की हत्या के आरोप में पति गिरफ्तार। बलौदाबाजार में अवैध शराब पर कार्रवाई, एक हफ्ते में 10 से ज्यादा आरोपी गिरफ्तार। जिले के बलारी और सिमगा थाने में चल रहा था अवैध कारोबार। अंबिकापुर में 5 किलो गांजे के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार। प्रतीक्षा बस स्टैंड में गांजा बेचने की फिराक में घूम रहे थे आरोपी। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने की कार्रवाई। इसी के साथ ही फिलहाल हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।